सोचिए, जो खाना हमारी थाली तक पहुंचता है, उसके पीछे किसान की एक रोज की लड़ाई है, एक जंग। और ये जंग है उन अनगिनत कीटों और बीमारियों से जो हमारी फसलों को तबाह करने पर तुले रहते हैं। तो आज हम इसी लड़ाई की पूरी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं, कैसे दुश्मन की पहचान होती है और उसे हराया कैसे जाता है। अब देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल क्या होता है? अपने दुश्मन को जानना। तो चलिए हम भी सीधे चलते हैं खेत में और इस पूरी जांच पड़ताल की पहली कड़ी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है, आखिर फसल को नुकसान पहुंचा कौन रहा है? क्या ये कोई कीड़ा है या फिर कोई बीमारी? क्योंकि देखिए, जब तक सही पहचान नहीं होगी, सही इलाज तो हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल एक जासूस के काम जैसा है, जहां हर छोटा बड़ा सुराग बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम होता है ये समझना कि असल में मामला कीट का है या बीमारी का। इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना इसलिए इतना क्रिटिकल है, क्योंकि भाई दोनों का इलाज बिल्कुल अलग अलग तरीकों से होता है। तो इसके लिए हमें उन सबूतों पर गौर करना होगा जो ये कीट या बीमारियां पौधों पर पीछे छोड़ जाते हैं। तो चलिए जरा कुछ सुरागों पर नजर डालते हैं। जैसे अगर पत्तियों में छेद दिख रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि ये किसी कैटरपिलर का काम है। या फिर अगर पौधों पर कोई चिपचिपा सा पदार्थ दिख रहा है तो हो सकता है कि माहू जैसे रस चूसने वाले कीट इसके लिए जिम्मेदार हों। मतलब हर निशान हमें सीधा असली मुजरिम तक ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल अलग तरह के निशान छोड़ती हैं। जैसे फंगस यानी फफूंद, वो अक्सर पत्तियों पर धब्बे बना देती है या फिर झुलसा रोग पैदा करती है। बैक्टीरिया से तैलीय यानी ऑयली पैचेस बन सकते हैं। और वायरस तो पत्तियों पर एक अजीब सा मोज़ेक जैसा पैटर्न बना देते हैं। मतलब हर लक्षण की अपनी एक अलग कहानी है। ऑल राइट, तो दुश्मन की पहचान तो हो गई। अब बारी है उसकी पूरी प्रोफाइल तैयार करने की। हमें उसके तौर तरीकों, उसके व्यवहार और सबसे जरूरी उसकी कमजोरियों को समझना होगा। कई कीटों की जिंदगी आप देखिए इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। अंडा, फिर लार्वा जैसे कि कैटरपिलर, फिर प्यूपा और आखिर में अडल्ट कीट। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी कीट को कंट्रोल करने का सबसे सही समय उसके लाइफ साइकिल पर ही तो डिपेंड करता है। जैसे लार्वा वाली स्टेज मतलब कैटरपिलर, यही वो स्टेज है जब वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो बिल्कुल सही टाइम पर एक्शन लेना, यही तो पूरी गेम है। और ये लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत की जो सबसे अहम फसलें हैं उन पर हमेशा कुछ खास दुश्मनों का खतरा बना रहता है। जैसे चावल की बात करें तो तना छेदक और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB, गेहूं में दीमक और झुलसा रोग, और कपास में तो अमेरिकन बॉलवॉर्म और कॉटन लीफ कर्ल वायरस यानी CLCUV का आतंक रहता है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक खेत की नहीं है, ये असल में पूरे देश की खाद्य सुरक्षा की लड़ाई है। तो अब जब दुश्मन की पहचान हो गई, उसकी प्रोफाइलिंग हो गई, तो सवाल ये है कि किसान के पास उससे लड़ने के लिए हथियार क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कि किसान के शस्त्रागार में कौन कौन से औजार और रणनीतियां मौजूद हैं। देखिए, सबसे स्मार्ट लड़ाइयां वो होते हैं जो हमले से पहले ही जीत ली जाएं, यानी रोकथाम से। और ये जो बुनियादी खेती के तरीके हैं, यही हमारी रक्षा की पहली दीवार हैं। जैसे ऐसी किस्मों का इस्तेमाल करना जिनमें बीमारी से लड़ने की ताकत हो, फसल चक्र अपनाना और खेत को साफ सुथरा रखना, ये सब बिना किसी केमिकल के सबसे असरदार तरीके हैं। लेकिन मान लीजिए अगर रक्षा की पहली दीवार में सेंध लग जाए, तो फिर आता है दूसरा लेवल, मैकेनिकल और फिजिकल कंट्रोल। इसमें क्या होता है? इसमें फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके कीटों को फंसाया जाता है या फिर उन्हें हाथ से उठाकर खेत से बाहर कर दिया जाता है। इन तरीकों से बड़ा नुकसान होने से पहले ही कीटों की आबादी को कम किया जा सकता है। और फिर जब सारे तरीके नाकाफी साबित हों, तब आता है आखिरी विकल्प, केमिकल कंट्रोल, कीटनाशक और फफूंदनाशक। ये बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब कोई और रास्ता बचा ही ना हो। सबसे ज़रूरी बात यही है कि इन्हें बहुत समझदारी से और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सच तो ये है कि ये लड़ाई किसी एक हथियार के दम पर नहीं जीती जा सकती। असली जीत के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वॉर प्लान की ज़रूरत होती है, और इसी प्लान को हम जानते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM के नाम से।
तो ये आईपीएम आखिर है क्या? इसे आप फसल सुरक्षा का मास्टर प्लान समझ सकते हैं। देखिए, इसका मकसद कीटों को जड़ से खत्म करना नहीं है, बल्कि उनकी आबादी को एक ऐसे लेवल पर कंट्रोल करना है जहां वो कोई बड़ा आर्थिक नुकसान ना पहुंचा पाएं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये न सिर्फ फसल बचाता है, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है और लागत कम करके किसान को आर्थिक रूप से भी फायदा पहुंचाता है। और ये आईपीएम काम कैसे करता है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सब कुछ शुरू होता है मॉनिटरिंग से, यानी दुश्मन पर लगातार नजर रखने से। इसके बाद कल्चरल और बायोलॉजिकल तरीकों का इस्तेमाल होता है, और इस पूरी लिस्ट में केमिकल पेस्टिसाइड्स का नंबर आता है बिल्कुल आखिर में। याद रखिए, ये आखिरी हथियार है, पहला नहीं। अच्छा, अब एक खेत के लेवल से ऊपर उठकर जरा बड़े पैमाने पर यानी नेशनल लेवल पर सोचते हैं। सवाल ये है कि हम भविष्य में होने वाले हमलों का अंदाजा कैसे लगाते हैं और अपनी सीमाओं को इन बायोलॉजिकल खतरों से महफूज कैसे रखते हैं? इसका एक जवाब छिपा है इस डिजीज ट्रायंगल में। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक किसी भी बीमारी के फैलने के लिए 3 चीज़ों का एक साथ होना जरूरी है। पहला, एक कमजोर पौधा यानी होस्ट। दूसरा, एक ताकतवर रोगाणु यानी पैथोजन। और तीसरा, इन दोनों के पनपने के लिए एक अच्छा माहौल। अब मजे की बात यह है कि अगर हम इन तीनों में से किसी एक भी कड़ी को तोड़ दें, जैसे कि एक मजबूत बीमारी से लड़ने वाली किस्म लगा दें, तो बीमारी के पूरे प्रकोप को रोका जा सकता है। और जहाँ तक सीमाओं की रक्षा की बात है, तो उसके लिए हमारे पास है प्लांट क्वारंटाइन। ये हमारी खेती किसानी के लिए एक तरह का नेशनल डिफेंस सिस्टम है। इसका सीधा साधा काम है ये पक्का करना कि दूसरे देशों से आने वाले पौधों या बीजों के साथ कोई नया खतरनाक कीट या बीमारी हमारे देश में घुस न पाए। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं कि केमिकल्स आखिरी विकल्प क्यों है, पहला क्यों नहीं? इसका जवाब इस पूरे डिस्कशन के सार में आईपीएम के मूल सिद्धांत में छिपा है। अगर हमें एक टिकाऊ और सुरक्षित खेती वाला भविष्य चाहिए, तो हमें सबसे खतरनाक हथियारों पर निर्भर होने के बजाय रोकथाम, मॉनिटरिंग और स्मार्ट रणनीतियों को पहली प्राथमिकता देनी होगी। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।